प्रेसिडेंट आयरिश सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स और आयरिश मेडिकल काउंसिल के मेंबर आज हमारे साथ फिर दोबारा मौजूद हैं, डॉक्टर लिकाउर रहमान। तो सबसे पहले तो इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से पहले इन्होंने एक इन्फॉर्मेटिव सेशन किया था जिससे आप लोगों ने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया है। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी भेजे थे, उसके बाद कई क्वेरीज भी थी, वो सारी भी आज हम हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले डॉक्टर लिका का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपने इंतहाई बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे पास एक दफ़ा फिर से आपको एक थॉरो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो आयरलैंड के अंदर आप कर सकते हैं और आगे फर्दर करियर पाथवेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर लिकाउर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम ऑडियंस की तरफ से जितने भी लोग जहाँ भी दुनिया में बैठ के हमें देख सुन रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बड़ी ज़बरदस्त देते होते हैं, तो थैंक यू सो मच लिका भाई। थैंक यू सो मच मौसम भाई, आपके काइंड वर्ड्स का और एप्रिसिएशन का। और जी दोबारा ये तो हाँ जी, दोबारा मुलाकात हुई है आफ्टर आई थिंक मैनी मंथ्स बिल्कुल एंड आई वाज बिल्कुल। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर टाइम कंस्ट्रेंट इधर बिजी स्केड्यूल ऐसा था कि टाइम नहीं मिल रहा था, और अभी आज का वीकेंड ऑफ है, तो मैंने कहा आज तो हमें ज़रूर एक बिल्कुल सेशन मैं करना समझता चाहिए। हूँ ऐसे ही। और वैसे भी आप जितना आईएमजीज के लिए काम कर रहे हैं, रोज़ आपकी मीटिंग्स, कभी काउंसिल के साथ जा रहे हैं आप, ये जो टाइम है जितना वो काउंसिल ले रही है एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल अप्रिसिएशन पॉडकास्ट के शुरू पे ही कि डॉक्टर लिकाउर रहमान जो हैं वो हम जितने भी लोग आयरिश मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, और उसमें आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता होता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जितने भी आईएमजीज़ हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के एज ए डॉक्टर जो वो काम कर रहे हैं, उसके वाले से इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम जारी है। तो रिका भाई, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम और जितनी भी आप एफर्ट वहाँ पे पुट इन कर रहे हैं। जी जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। मैं इसको अपनी कम्युनिटी के लिए एक चैरिटी समझ कर करता हूँ, और आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आई एम रियली हम्बल्ड ऑफ ऑल दैट वर्क दैट आई डू फॉर माय कम्युनिटी। दैट इज़ सो ग्रेट ऑफ यू। तो पॉडकास्ट का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको शुरू पे पहले ये बता दें कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो हम प्रॉपर पाथवे डिस्कस करेंगे कि आप जब वहाँ पे आयरिश मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आगे जाके जो रेजिडेंसी है और उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग जो लाइफ है आयरलैंड के अंदर वो कैसी है। अगर आप लोगों ने बेसिक हमारा वो पहले वाला पॉडकास्ट नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैं कमेंट के अंदर पिन कर रहा हूँ, आप सबसे पहले वो देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप आयरलैंड तक पहुँच किस तरीके से कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा लिखा भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एज एन आईएमजी जब आप करियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं आयरलैंड के अंदर, तो आपको किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं वहाँ पे। जी मौसम भैया, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने अभी एक दिन बिल्कुल। पहले प्रेजेंटेशन दी है आरसीपीआई के अंदर। इनकी एक हम्म। हिस्टोरिक इनविटेशन थी मेरे लिए, नेशनल एजुकेशन डे था कल इनका, और उसमें एज अ नॉन आयरिश आई थिंक आई वाज द ओनली वन दैट हैज़ बीन इनवाइटेड, और मेरे लिए ये ऑनर था। दैट इज़ ग्रेट। और मैंने इसी क्वेश्चन बिल्कुल। को सबसे स्टार्ट में रखा कि हम्म। ये जो क्वेश्चन आपने किया है कि इमिग्रेंट्स के लिए डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं। इमिग्रेंट्स के लिए ना एक हम्म। यूनिक किस्म की डिफ़िकल्टीज़ होती है कहीं भी चले जाएं तो, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के अंदर जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनका कंपटीशन जो है ना वो यही चल रहा है कि कौन ज़्यादा इमिग्रेंट्स अट्रैक्ट करता है और बेटर फैसिलिटीज़ दे हम्म। के। तो इसको मैं तीन जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर वन, आपकी कैरियर ठीक है। ट्रेनिंग टॉप पे होती है। आप इमिग्रेंट एज एन इमिग्रेंट लो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से अच्छे कंट्रीज की तरफ जब रीलोकेट बिल्कुल। करते हैं तो आप डेफिनेटली देखते हैं कि मेरा कैरियर और ट्रेनिंग वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये एक होता है, और जो हम्म। मुल्क ये चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करता है लोग उस तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। मसलन यूएसए हो गया, यूके की तरफ लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जाते हैं, तो दे ऑलवेज कीप दैट पर्सपेक्टिव ऑन द टॉप। फिर उसके बाद आ जाती है जो कि इक्वली बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है, वो है फैमिली और स्टेबिलिटी। हम्म। फिर तीसरे नंबर पे आपके आती है आपकी सोशल स्टेबिलिटी। आप फैमिली स्टेबिलिटी की तरफ आप आ बिल्कुल। जाएं तो आपको इमिग्रेशन के इश्यूज फेस करना पड़ते हैं कि मसलन आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, उनके वीज़े के क्या स्टेटस होंगे। हम्म। आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। स्किल्ड है नॉन स्किल्ड है तो उसका आगे क्या फ्यूचर होगा। फिर उसके बाद फैमिली स्टेबिलिटी, बिल्कुल। इसको फैमिली स्टेबिलिटी की कैटेगरी में मैं रखता हूँ। तो ये इमिग्रेशन के जो हम्म। चीज़ें हैं, जो उसकी रेगुलेशंस हैं, वो इसको कवर मसाइल आते करती हैं। हैं। तीसरे नंबर पे आती है सोशल स्टेबिलिटी। मसलन आप किस हम्म। जगह पे भी जाते हैं तो सोसाइटी के अंदर आपकी एक्सेप्टेंस कितनी है, आपकी अपनी कम्युनिटी वहाँ पर बिल्कुल। एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
आपको जो वीज़ा की टाइम मिलती है उसके मुताबिक आप किसी एक जगह पे ज़्यादा लंबा स्टे कर सकते हैं, किसी बड़े सिटी में जहाँ पर आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपका सोशल सर्कल डेवलप हो सके, या आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि 6 महीने बाद इधर से उठ के आप कहीं और चले जाएं, बच्चों को लेकर उधर चले जाएं, स्कूल, बिल्कुल जीपी, सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। इसको मैं सोशल स्टेबिलिटी के अंदर रखता ऐसे। हूँ। तो जो भी कंट्री इन तीनों कंपोनेंट्स को अच्छा मैनिपुलेट करती है आईएमजीज के लिए, दे ऑलवेज फ्लाई टूवर्ड्स दैट। इवन अगर वो किसी जगह पे ऐसे आ ही। भी जाते हैं ना, लेट्स से किसी ऐसे कंट्री में एज, हम्म। तो उसको एज ए ट्रांजिट स्टेशन इस्तेमाल करके किसी बेटर कंट्री की तरफ चले जाते हैं। मसलन आयरलैंड के जो आयरिश लोग हैं, बिल्कुल। ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस, हम्म। सोशल उनकी लाइफ अच्छी है उधर एज कम्पेयर टू आयरलैंड। पाकिस्तानी उनके लिए हम्म। आयरलैंड से इधर अगर उनको ना अच्छा लगे, वो कहीं यूके की तरफ ट्रांसलेट कर जाते हैं। तो ये तीन जो हम्म। चीज़ों का बैलेंस है ना, ये डिफाइन करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर आप उस कंट्री के अंदर रहते हैं। तो एनी डिफिकल्टीज इन रहते ऑल हैं। दीज थ्री डोमेन्स, वो ही आपकी एक्चुअल हम्म। डिफिकल्टीज होती हैं एज एन आईएमजी। ये बहुत आपने अच्छी ट्राइकोटोमी ड्रा कर दी है। वैसे हमारे आगे जो आने वाले सवाल हैं उसमें ये सारे आपकी ट्राइकोटोमी के हवाले से भी हैं, हम इनको फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं और बारी बारी। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों का ये सवाल भी था, जैसे आपने अभी जिक्र किया है कि आईएमजीज जब आते हैं तो वो अपने साथ अपनी फैमिली जो है उसको लाने के कई मसाइल, तो क्या आयरलैंड के अंदर भी इस तरह के मसाइल एग्जिस्ट करते हैं? मसलन एक डॉक्टर है, उसकी जॉब होगी आयरलैंड के अंदर, तो वो फौरी अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकता है, या बाद में भी अगर वो लाना चाहे तो वो स्पाउस वीज़े के ऊपर अपने बेगम को, अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को ला सकता होता है? ये एब्सोल्युटली आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये आजकल का हॉट टॉपिक है और इसके ऊपर मैं कैंपेन कर रहा हूँ। हुआ ये है कि अच्छा। एक्चुअली आज से कुछ साल पहले, जो भी कोविड, आई थिंक कोविड के टाइम से पहले, तो पूरे यूरोप के अंदर एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो है ना वो इतना नहीं था। अभी रिसेंटली आई थिंक यूक्रेन की वॉर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट पूरे यूरोप में है और आयरलैंड भी उससे इफेक्ट हुआ है। इसकी वजह से इनकी अभी एक वोटिंग हुई है, उसके अंदर इन्होंने इमिग्रेंट्स नो, तो बेसिकली लाइन ड्रॉ की गई है स्किल्ड इमिग्रेंट, नॉन स्किल्ड इमिग्रेंट। बट वो जो इधर के हैं फार राइट्स, जो कि एक्सट्रीमिस्ट समझ लें, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कोई इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, हमें अपने लोग वापस बुलाने चाहिए, इस तरह का। उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है, आई थिंक वीज़ास के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर तो आपकी जॉब होती है आयरलैंड के अंदर, तो हमने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, तो आपको जो स्पाउस और चिल्ड्रन का इकट्ठा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए उसी टाइम पे। तो जो भी लोग अप्लाई करते हैं विद इन फ्यू मंथ्स उनका वीज़ा उनके साथ ही लग जाता है, अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही कोई टेक्निकल मसला हो। इसमें मैं एक चीज़ इसलिए ऐड करना चाहता हूँ अभी कि मैंने इस कैंपेन को भी रन कर रहा हूँ ट्विटर के ऊपर, फैमिली वीज़ा डिलेज के ऊपर डॉक्टर्स के लिए। आपने जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फिल करनी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी। मसलन कुछ इश्यूज इस तरह आ रहे हैं कि किसी स्पाउस यूके का विजिट कर चुका है, क्योंकि ये कॉमन ट्रैवल एरिया जो है ना यूके आयरलैंड, ये इसमें अगर आप यूके में विजिट एक दफ़ा एग्जाम दे के भी आए हैं ना आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, यू हैव टू डिस्क्लोज कि मैंने ट्रैवल किया हुआ है, क्योंकि जो लोगों के वीज़ा निटी ग्रिटी डिटेल्स आपको बतानी है लिटरली यूके के लिए, क्योंकि कॉमन ट्रैवल एरिया है, तो इनका ना इमिग्रेशन आपस में शेयर करते हैं। तो कुछ लोगों के डिले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा कि स्पाउस का नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि आज से 6 साल पहले एग्जाम देने को गया या वैसे किसी वजह से गया, वो लिखना भूल गए, तो उन्होंने कहा कि आपने ना डिसऑनेस्टी की, आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड किया। तो दैट हैपेंड एंड आई नो दीस केसेस। तो ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सबके लिए कि ये सुन लें ताकि इसको ना करें। अच्छा, जब आप आते हैं तो आप डेफिनेटली अपने स्पाउस और चिल्ड्रन का वीज़ा साथ अप्लाई करें। विद इन 4 to 6 वीक आपको ना वीज़ा मिल जाता है सबको इकट्ठे। अभी एक नेक्स्ट लेवल उन्होंने कर दिया है। अभी क्या कर दिया है, जो अभी नई रिफॉर्म आई है जिसमें एक मिनिस्टर के साथ मैं इन्वॉल्व था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्क परमिट और वीज़ा इकट्ठा कर दिया। मसलन जब आपका वर्क परमिट आएगा ना, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, आपको जॉब एक्सेप्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, उसके बाद आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, वर्क परमिट के साथ ही उन्होंने अटैच कर दिया कि वीज़ा भी आपको आ जाएगा, ठीक है। मसलन वर्क परमिट आपको घर आएगा ना, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते थे, अब वो नहीं होगा, अब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इससे आपका टाइम आपका टाइम और शॉर्ट हो जाएगा। मसलन आपको 4 हफ्ते के अंदर वर्क विद वीज़ा वर्क परमिट आ जाएगा, फैमिली वाले भी साथ सारे अटैच हो जाएंगे।
फिर उसके बाद कैटेगरी आ जाती है वो ठीक लोग ठीक है। जो कहते हैं कि हम पहले जाते हैं, जाके पहले थोड़ा सा सेटल करते हैं, फिर बच्चों को लेके आएंगे। ये आपने बिल्कुल। अब कभी भी नहीं करना। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग अपनी फैमिली छोड़ कर उधर आ रहे हैं ना, उसका ये नुकसान उनको हो रहा है कि जब दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन क्यू में लगी हुई है ना, वो 1 साल का टाइम है। 1 साल, 1 ईयर का टाइम है। अच्छा, और उसमें रिफ्यूज़ल रेट तो ये तो बहुत लंबा टाइम लिटरली है। ये इसी में कह रहा हूँ कि ये इतनी छोटी सी एक चीज़ है कि जो कहते हैं कि हम जाके ना सेटल होकर फिर फैमिली बुलाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली है, आपका स्पाउस है, आपके चिल्ड्रन है, डू अप्लाई वीज़ा एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अप्लाइंग योर वीज़ा। और एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ अपने हाइड नहीं करनी, ठीक, डोंट वरी अबाउट इट। सब चीज़ें आप उसमें हाइड नहीं लिखें करनी। जो भी हुआ है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है, ये 1 ईयर का टाइम है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप बाद में अप्लाई करते हैं, फिर उसमें रिफ्यूज़ल रेट भी पाकिस्तानी का कुछ ज़्यादा हाई आ रहा है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट। मैं वैसे के साथ इन्वॉल्व हूँ इस टाइम। पटिशन भी मैंने लॉन्च किया हुआ है कि ये डिस्क्रिमिनेशन के ज़ुमरे में आता है कि इंडियंस के वीज़े 6 हफ्ते में लग रहे हैं और पाकिस्तानीज़ के वीज़े 1 साल में भी नहीं लग रहे। दैट्स समथिंग हैपनिंग एट द बैक। अच्छा, इसमें हमारा डिप्लोमेटिक जो चैनल है बिल वो पीक है, इस पे एक लंबी बहस हो जाएगी। अच्छा, इससे आगे जब आप चलते हैं ना, रिफ्यूज़ होगा आपका वीज़ा किसी भी टेक्निकल वजह की वजह से, छोटी इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिख सके, आपने कोई चीज़ गलत फिल कर दी, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद अब अपील का राइट है आपको। अपील जब आप करते हैं, उसमें अनदर 2 इयर्स लग रहे हैं। लंबी, मतलब 3 साल आपके अच्छा, कहीं नहीं गए थे। मतलब ये आजकल हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट। और कोशिश बड़ी कर रहे हैं। ट्विटर पे मैं कैंपेन भी कर रहा हूँ, अखबारों में मेरे आर्टिकल भी छपे हैं। अभी फ्यू वीक्स अगो मेरा आरिश नेशनल जो टीवी है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री लगी थी पूरी। तो अब एक तीसरी दैट इज़ कैटेगरी आ ग्रेट। जाती है कि जो इधर आ जाते हैं, जाके बाद में मैरिड हो जाते हैं। ठीक है, इधर आके मैरिड होते हैं। तो फिर वोट के लिए तो कोई मेरे ख्याल ठीक में है, नहीं है और चीज़ के वो फिर मैरिड होने के बाद इश्यू नहीं अप्लाई होता। करें। तो मैं कोशिश आपको रेकमेंड ये करूँगा, उनके लिए भी यही है कि मैरिड होने के बाद उनको क्या होगा, वीज़ा अप्लाई करेंगे। अपनी वाइफ का उसमें ऑलमोस्ट ईयर लग रहा है स्पाउस वीज़े के ऊपर। तो अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो 2 साल, तो 3 ठीक, साल कहीं नहीं। तो मैं 2 रिकमेंड यही सालों। करूँगा, सजेशंस मेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है इस टाइम पे पाकिस्तानीज़ के लिए। आपने अगर शादी का प्लान किया हुआ है ना, तो निकाह करके मैरिज सर्टिफिकेट के साथ अपने स्पाउस का वीज़ा उसी टाइम अप्लाई कर लें। निकाह करके आएँ, उसी शादी टाइम करके अप्लाई आएँ, करें। लिटरली। नहीं तो आप भूल जाएँ कि आप 3-4 साल तक फिर ठीक। किसी को बुला नहीं सकते। ये आजकल चल रहा है। या फिर अगर आपके बच्चे बीवी ठीक ऑलरेडी है। हैं, स्पाउस हैं, तो उसी टाइम उनका वीज़ा अप्लाई करें। हाँ, तो ये डिफ़िकल्टी एक चल अप्लाई रही है कर दें, आज आज के टाइम पे, इस टाइम पे चल रही है। आप दोनों ये पे बड़ा हो सकती है। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कवर भी कर दिया है और उसकी बड़ी अच्छी सजेशन भी दी है कि जैसे ही आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी जॉब या वर्क परमिट आपको आ गया तो उसी टाइम साथ ही आप अपना स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई करें।